सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पर इस वीडियो को देखने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने चैप्टर टॉपिक्स डिस्कस करे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के, उसको एक बार गो थ्रू करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। जब भी आपको क्वेश्चन खुद करे, आपसे खुद क्वेश्चंस करे जाएंगे, वरना आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम एक वो पेपर डिस्कस करेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया गया था। ठीक है, जो एंड जो सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस किया गया था फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो डू सब्सक्राइब द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड एट माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट अ शॉर्ट शॉर्ट नोट एंड एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें किसी भी दो पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है और एक क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का है। तो इसमें हम जैसे कि हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो हम तीनों डिस्कस करेंगे। और बहुत इजी है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, कि डीयू के जो आंसर होते हैं वो किस टाइप के से लिखे जाते हैं। तो मैं आपको उस वे में बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? हमारा एक फाइनेंशियल कंसेप्ट है जो स्टेट करता है कि जो वैल्यू ऑफ मनी आपके पास आज है, वो उसकी वर्थ ज्यादा है एज द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर। मतलब अगर आपके पास आज 4 लाख रुपए हैं, तो कल आपके पास जो 5 साल बाद उस 4 लाख रुपए की वैल्यू जो आज है, वो 5 साल बाद उसकी वैल्यू वो नहीं होगी, वो घट जाएगी। ठीक है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है फाइनेंस में, और इसको हम यूज करते हैं वेरियस फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। और अब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, रिस्क एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग मनी। ठीक है, ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, रादर देन अनदर। जो इन्फ्लेशन होता है आपका, वो क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी ओवर टाइम। जितना ज्यादा आपके इन्फ्लेशन आएगा, उतना ज्यादा जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, परचेजिंग पावर मतलब आप जो आज खरीद पा रहे हो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, रोड्स होती जाएगी। इसमें यही सब है, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। सेकेंड है हमारा मार्केटिंग ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो मार्केटिंग ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वो इस पे नेक्स्ट शॉर्ट नोट लिखना है, मार्केटिंग ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट। जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, क्या करना होता है उसमें। ठीक है, मार्केटिंग ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होता है, ये स्ट्रैटेजीज होती हैं आपकी जो यूज करी जाती हैं प्रमोट करने के लिए और बैंकिंग सर्विसेज को सेल करने के लिए, किसको, कस्टमर को। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होती जा रही है, जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो पॉपुलर होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा असेंशियल भी होते जा रहे हैं आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो अब हम कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे जिसके मीडियम से हम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। सबसे पहला है कन्वीनियंस। ठीक है, सबसे पहले वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज जो है डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट का, वो ये है कि ये कन्वीनियंस जो ऑफर करता है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग की मदद से आप 24/7 कहीं पर भी किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल मोड ऑफ अवेलेबिलिटी टू बैंक। ठीक है, आप कहीं पर भी जाके विद इन 5 to 10 seconds आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं, अपने फिनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होती हैं उसको हम, जो मैंने बताया कि एक्सेसिबिलिटी होती है, इसको आप कहीं पर भी कभी भी यूज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन कंप्यूटर की मदद से। और आप अपने अकाउंट बैलेंसेस को चेक कर सकते हो, बिल्स पे कर सकते हो, एंड इवन लोन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो बिना फिजिकल बैंकिंग ब्रांच पे जाके। नेक्स्ट है स्पीड। ठीक है, ये जो स्पीड होती है इसकी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, वैसे मैंने आपको बताया था विद इन 5 to 10 seconds आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये फास्ट ट्रांजेक्शन अलाउ करता है, पहले के टाइम की तरह नहीं है कि पहले बैंक जाना पड़ता था, चेक देना पड़ता था, उतना आजकल जरूरी नहीं होता, आजकल सीधा पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें बाहर जाना नहीं पड़ता और चेक्स का वेट नहीं करना पड़ता क्लियर होने का। कॉस्ट सेविंग, डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये इसमें कुछ चार्जेस वगैरह भी बहुत मिनिमल लगते हैं, बहुत ज्यादा मिनिमल, मतलब मुश्किल से आप 40,000 रुपए किसी को दे रहे हो, 40,000 रुपए, तो मुश्किल से आपके 1-2 रुपए लगते हैं, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ लगते भी है नहीं, आई गेस नहीं लगते। ठीक है, तो कस्टमर जो होता है वो अपने
मनी पे भी जो पैसे वगैरह ट्रांसफर करने में जो कॉस्ट होती है वो भी नहीं लगती है उसकी। ठीक है, मंथली मेंटेनेंस फाइनेंस जो होते हैं आपके, एटीएम विड्रॉल फीस, ये सब फीस से आप बच जाते हो। 24/7 अवेलेबल, ये भी पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया था कि डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं 24/7, जिसकी वजह से कस्टमर जो होता है अपने, जिसको भी पैसे वगैरह भेजने होते हैं, रिसीव करने होते हैं, वो किसी भी टाइम कहीं पर भी कर सकता है। और इनहांस सिक्योरिटी, अब जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं पैसे वैसे गिर जाएंगे, इसमें तो आपके फोन के अंदर सेफ रहते हैं, तो इजी रहता है। तो डिजिटल बैंकिंग जो होता है वो कैन ऑफन बी सेफर देन ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड, ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड से सेफर होता है ये, एज पेपर स्टेटमेंट चेकबुक्स कैन बी लॉस्ट और स्टोलन। ठीक है, क्योंकि चेकबुक्स वगैरह आपकी खो भी सकती हैं, चोरी भी हो सकती है। ठीक है, एनहांस सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हमारा क्या है, जो म्यूचुअल फंड वगैरह में आप एसआईपी वगैरह करते हो या म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, उसके बारे में बात करेंगे हम कि वो क्या काम करता है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या बहुत नॉलेजेबल पीपल होते हैं जिन्होंने इस चीज पे बहुत ज्यादा स्टडी कर रखी है। तो चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। तो जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होता है हमारा, वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जिसमें हम जो नॉलेजेबल पीपल है वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग फील्ड्स में। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके जो रिटर्न होते हैं हाई आने के साथ साथ बहुत ज्यादा सेफेस्ट भी होते हैं, और उसके बदले में बहुत ज्यादा छोटी सी फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी सी फीस चार्ज करते हैं अपनी, जो अभी आपके बिहाफ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है म्यूचुअल फंड, और आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा बूम पे है। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे स्टॉक्स बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स पे ये आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। और जो स्कीम्स होती हैं इनको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं। और जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं वो डिजाइन करी जाती है कि इसमें जो इंडिविजुअल होता है उसके पास मौका होता है वाइड वैरायटी ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उनके पास लिमिटेड इनकम, मान लो आप महीने के 10,000 रुपए या 12,000 रुपए महीना भी कमाते हो, तो भी आप इजिली 2,000 रुपए महीने की एसआईपी खोल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपका विद इन 2 इयर्स बहुत अच्छा पैसे इकट्ठा हो जाता है। और एक और की बेनिफिट जो है आपका म्यूचुअल फंड स्कीम का, वो है डाइवर्सिफिकेशन, कि आप अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो चांस होता है आपके पैसे डूबने का वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और एक और एडवांटेज जो म्यूचुअल फंड स्कीम की है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, एक और एडवांटेज है म्यूचुअल फंड स्कीम की कि आपका जो पैसा है वो प्रोफेशनल पर्सन मैनेज करता है। जो फंड मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनकी एक्सपर्टीज होती है इन एनालाइजिंग और सिलेक्टिंग सिक्योरिटीज, जिसकी जो इनको केपेबल बना देती हैं एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, वो केपेबल हो जाते हैं। ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं आपकी, वो पॉपुलर चॉइस होती है इंडिविजुअल के लिए जो देख रहे हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना इन अ वेल डाइवर्सिफाइड एंड प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो। और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लोगों को कि वो जो ये हमारे सेक्टर्स ग्रो हो रहे हैं उनके साथ उनका भी पैसा ग्रो हो। ठीक है, उनकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, वाइल मिनिमाइजिंग रिस्क, इसमें रिस्क मिनिमाइज होता है आपका और जो पोटेंशियल रिटर्न्स होते हैं वो मैक्सिमाइज होते हैं। ठीक है, ये आपका इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें से ये तीन है, इनमें से कोई भी दो पे बोलेगा तो आप इनमें से किसी पे भी दो पे बोल देना। और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आई रिपीट। ठीक है, डीयू में जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको नया क्वेश्चन मिलेगा। एक आध क्वेश्चन मिल सकता है, पर 99% आपका पेपर जो होता है वो पूरा विद इन पास्ट ईयर पेपर से डिजाइंड होता है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट है ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेंडिंग मैनेजमेंट। अब आपके अकॉर्डिंग स्पेंडिंग मैनेजमेंट क्या होता है और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम इन स्पेंडिंग मैनेजमेंट, तो अपने खर्चों को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए हमें।
स्पेंडिंग मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है हमारा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेजिंग पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस। स्पेंडिंग मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें आप जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे आप मैनेज करें। इसका मतलब इसमें हमारा क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? इसमें हमारा इन्वॉल्व होता है मॉनिटर करना, एक्सपेंड खर्चे को कंट्रोल करना, ये इंश्योर करने के लिए कि जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं और प्रायोरिटीज हैं वो अलाइन रहे, आपके कोई फिजूल के खर्चे ना हो, उसके लिए हम स्पेंडिंग मैनेजमेंट करते हैं। और जो स्पेंडिंग मैनेजमेंट होता है वो असेंशियल होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, आपको कहीं से कर्जा ना लेना पड़े और जो फ्यूचर के आपके जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन चीजों को आप अचीव कर पाओ। ठीक है, इसके लिए आपका ये स्पेंडिंग मैनेजमेंट यूज होता है। और जो स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे स्पेंडिंग मैनेजमेंट में वो क्या होते हैं? सबसे पहला होता है फाइनेंशियल गोल्स को सेट करो। ठीक है, सबसे पहले हमें यह करना होता है अपने हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है कि हमें 40 साल बाद हमें कितने पैसे चाहिए अपने पास। ठीक है, ये होता है फाइनेंशियल गोल। तो सबसे पहले हमें ये करना होता है अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करना पड़ता है। कैसे कर सकते हैं हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर? या तो अपने लिए हम सेव कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक परचेज, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उसमें से मान लो अगर इम्पोर्टेंट हमारा 4,000 का ही है तो 4,000 ही करें, बेवजह अननेसेसरी प्रोडक्ट्स पे 8-8 हज़ार रुपए खर्च ना करें। अपने डेट्स को रिड्यूस करें और एक इमरजेंसी फंड बनाएं कि जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम यहाँ से निकाल लें। ठीक है, अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करोगे तो ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि आपको आपके मैनेजमेंट एफर्ट से आप 10 साल बाद 20 साल बाद किस स्टेज पे पहुंचोगे। ये सेट फाइनेंशियल गोल्स हो गया। क्रिएट अ बजट, दूसरा क्या करना होता है? हमें एक बजट क्रिएट करना होता है अपना कि हमारे पास ये पैसे हैं, अपना बजट क्रिएट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट बनाना होता है हमारा, जिसमें लिखा होता है हमारी कितनी इनकम है, कितने फिक्स के खर्चे हैं हमारे जो हमें हर साल देने ही देने हैं, और कौन से वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और डिस्क्रीटरी स्पेंडिंग जैसे एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, जो आप अपनी फैमिली वगैरह के साथ फ्रेंड्स के साथ करते हैं ओकेजनली। ठीक है, और जो बजट जो होता है वो आपका एक ब्लूप्रिंट एक्ट करता है कि आपके इस बजट के अकॉर्डिंग आपकी स्पेंडिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना फंड्स अलग अलग कैटेगरीज में, वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस में कितना कितना खर्च करना है और कितना आप फिजूल का थोड़ा बहुत कितना खर्च कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं करना होता, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, तो वो बजट बना के आपको आइडिया लग जाता है। सबसे पहले फाइनेंशियल गोल सेट करो, फिर अपना बजट बनाओ, फिर अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो कि आपका जो खर्चा हो रहा है कहाँ कहाँ हो रहा है, और एनालाइज करो। ठीक है, अब सब अपने एक्सपेंसेस को आपको मॉनिटर करना होता है रेगुलरली और कैटेगराइज करना होता है कि आपका जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। आपको यूज करने होते हैं टूल जैसे स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट को यूज करना होता है और एक्सपेंस ट्रैकिंग एप्स को यूज करना होता है, जिससे आप अपने सारे एक्सपेंसेस को एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर सकें। जो इस चीज से आपको एक इंसाइट मिलेगा आपकी स्पेंडिंग पैटर्न में, और आप इसमें से जो जो आपके फिजूल खर्चे हैं उनको कट बैक कर पाओगे। ठीक है, दूसरा प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग। अपने खर्चे को प्रायोरिटाइज करो कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है उस पर खर्च करो, जो अननेसेसरी है उस पर खर्च मत करो। ठीक है, एनालाइज करो कि आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं उनको एनालाइज करो और आइडेंटिफाई करो एरियाज जहां पे आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, सब ठीक है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हो। फिर प्रायोरिटाइज करो एसेंशियल एक्सपेंसेस को और फंड्स को, देखो कि आप कहाँ कहाँ किन किन जगह पे आपको ज्यादा जरूरत है खर्च करने की, किन किन पे खर्च ना करके भी काम चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज को सीख करो, मतलब तरीके ढूंढो टू सेव मनी ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, रोज अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके इतना पैसे सेव करो, अपनी गुल्लक में डालो या कहीं पर भी सेव करके रखो कि आज मैंने यहाँ खर्च ना करके इसको सेव कर लिया। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड हो सकता है आपका कि जो बेटर डील्स होती हैं उसको नेगोशिएट करना। ठीक है, और डिस्काउंट्स वगैरह जो आपको शॉप पे मिल जाते हैं, जो आपने सोचा था कि मेरे को 4,000 के कपड़े खरीदने हैं इस साल और आपका काम 2,500 के कपड़ों में होगा तो 1,500 को सेव करो। ठीक है, और जो रेकरिंग बिल्स वगैरह आ रहे हैं आपके उसको इवेल्युएट करो कि आपके जो बिल हो रहे हैं इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, इन सब चीजों को मॉनिटर करो। ठीक है, कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग स्पेंडिंग कंट्रोल, फिर जो खर्चा वगैरह आपका हो रहा है उसको उनको कंट्रोल करो कि फाइनली इंप्लीमेंट करो कि आप अपने खर्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मतलब इसमें लिमिट लगाओ कि मेरा दिन के 100 रुपए या 200 रुपए से ज्यादा पेटीएम हो ही ना। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और आप ओवर स्पेंडिंग करने से बच जाओगे। इसमें इंक्लूड हो सकता है आप एक वीकली और मंथली स्पेंडिंग टारगेट लगा लो कि मुझे इतना ही खर्च करना है, इससे ज्यादा खर्च करना ही नहीं है, तो इससे आप कोई फिजूल खर्चा करोगे ही नहीं। और कैश को यूज करो इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, जो भी आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करते हो उसके लिए
क्रेडिट कार्ड की जगह कैश यूज करो, क्योंकि इनकेस आप क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं पे कर पाए तो बहुत ज्यादा टैक्स पड़, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं वो लोग। ठीक है। उसके बाद रिव्यू एंड एडजस्ट, फिर उसके बाद मॉनिटर करो चीजों को कि आपने जो जो करा है वो सही करा है। ठीक है। फिर रेगुलर रिव्यू करो आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स को और सोचो कि उन पैसों को हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी एडजस्टमेंट आप अपने बजट में करो, लिमिट्स लगाओ, प्रायोरिटी सेट करो। ये रिव्यू वगैरह करना है आपको, जो भी आपने अभी तक करा है। उसके बाद ये सब करने के बाद प्रोफेशनल एडवाइस लो, जो इस चीज पे स्टडी कर रहा है काफी टाइम से, उससे एडवाइस लो कि भाई जो जो मैं कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है। ठीक है। ठीक है। विद डेट मैनेजमेंट कंसीडर सीकिंग एडवाइस फ्रॉम फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और क्रेडिट काउंसलर्स। वो आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करेंगे कि जो भी आप काम कर रहे हो वो सही है भी या नहीं। ठीक है। और आपके साथ अलाइन रहेंगे विद योर स्पेंडिंग इन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये इसके साथ साथ हमारा एक पेपर खत्म होता है। आपके 2 to 3 क्वेश्चन ही आते हैं पर पेपर, तो आपको ज्यादा वो डरने की बात नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वो मैं 2 to 3 डेज में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ला दूंगा। जो भी रिसेंटली हमारा आया है वो मेरे पास आ चुका है। ठीक है। तो स्टे ट्यून एट माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।